मेरे पति ने शादी की पहली रात शराब पीकर मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया। उसके अत्याचार सहते सहते मेरी शादी को 5 साल हो गए, पर मैं माँ ना बन सकी। तब मुझे बांझ कहने लगे। मैंने अपने ससुराल छोड़ दी। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे इतनी बड़ी कंपनी की मालिक बना देखा तो उसके होश ही उड़ गए। सुहाग रात पर मैं छुई मुई सी सिमटी से फूलों की सेज पर एक गुड़िया की तरह शर्माई घबराई सी बैठी थी, हर उसे नई शादीशुदा दुल्हन की तरह। अपनी शादी की पहली रात को अपने पति के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। रात के 12 बजे तक मेरे पति की कोई खबर नहीं थी। इंतज़ार करते करते 1 बज गए, उनकी अभी तक कोई खबर नहीं थी। फिर 2 बज गए। कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरे पति कमरे के अंदर आए तो वह अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, गिरते पड़ते बिस्तर तक पहुँचे। जैसे ही मैंने उनको सहारा दिया, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और कहा, तूने मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन ली, मेरा प्यार तुमने छीन लिया, इसकी सज़ा तुझे मैं देकर ही रहूँगा। और उन्होंने मुझे जानवरों की तरह नोचा। पूरी रात मुझे रोना आ रहा था, रहम की भीख मांगती रही, पर कोई जानवर जैसा सवार था। सुबह 5 बजे ही मुझे होश आया। जाने कब तक यह जानवर मुझे नोचता रहा, मुझे पता ही नहीं चला। जब आँख खुली तो मेरी आँखों से मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। जो सपने में मैं लेकर आई थी, सारे सपने मेरे सुहाग के चारों ओर मेरे फटे हुए कपड़ों के साथ राख में मिल चुके थे। अब फूटा नसीब क्या कर सकते थे। जो भी है मुझे ही सही करना था। सुबह 6 बजे ही मेरे सास ने मुझे आवाज़ लगाई, बहू उठ जा, नहाकर बाहर आ जा। मैं भी अपने साथ आंसू पोंछे और फिर नहाकर बाहर आ गई और चाय बनाकर अपने पति को देने के कमरे के अंदर गई। मैंने उनको उठाया, उठिए जी, चाय पी लीजिए। मेरे पति ने आँख खुली और मुझे देखा तो उनको रात का धुंधला धुंधला याद आया कि कैसे वह राक्षस बन गए थे। मेरे पति ने शर्मिंदा होते हुए कहा, अदिति मुझे माफ़ कर दो, मैं रात को शराब के नशे में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। और उनकी आंखों से आंसू भी निकलने लगी। उनको ऐसे देखकर मैं भी उनसे कहा, आप मेरे पति हैं, आप ऐसे मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मुझको पाप पड़ेगा। बस आप आज के बाद शराब पीकर घर मत नहीं आइएगा, मुझसे वादा करिए। उन्होंने भी वादा किया कि आज के बाद मैं शराब हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और फिर चाय पीकर तैयार होकर काम पर चले गए। मैं भी खुशी थी। जो दर्द लिखा था किस्मत में वह तो मिलना ही था, पर शायद अब सब सही हो जाएगा। मैं पूरा दिन खुशी थी। घर पूरा भरा हुआ था। मेरी दीदी, मेरी 2 जेठानियाँ और उनके सास में मेरी सास, मेरी जेठानियों के बच्चे सब मेरे साथ बहुत अच्छे से मिलजुल कर बातें कर रहे थे। सुबह से शाम हुई, शाम से रात हुई। सबने खाना खाया और मेरे पति ने घर पर अभी नहीं आए थे तो मैं उनका खाना लेकर अपने रूम में चली गई। बहुत खुश थी कि आज रात मेरे पति मुझे अच्छे से प्यार करेंगे और मैं कल के उन गहरे जख्मों को कुछ हद तक भूल चुकी थी। आज भी मेरे पति रात को 12 बजे घर पहुंचे और फिर वह आज शराब पीकर भी आए थे। कल वाली कहानी उन्होंने आज फिर दोहराई तो मैं अब नहीं जा सकी और उनको रोकने की कोशिश भी की। उनके अंदर जो शराब रूपी जानवर बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे जोर से गालों पर 5 से 7 तमाचे मारे। हमला इतना जोर का था कि मैं अब अपने होश में नहीं थी और वह मुझे फिर से नोचते रहे। सुबह को 6 बजे उठी तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बिस्तर से नीचे भी उतर सकूं, लेकिन सबके उठने का समय हो चुका था तो जैसे तैसे उठकर बाथरूम तक गई और नहाकर तैयार होकर रूम से बाहर निकली और फिर चाय बनाकर सबको देने लगी थी। रूम में ले गई तो वैसे ही कल जैसे उनके घड़ियाल आंसू, वही रोना, वही वादे, बस सुनती रही और अपनी किस्मत पर रोती रही।
अब तो यह रोज का हो गया था। रोज रात को वह शराब पीकर आते थे और मैं बिस्तर पर लुढ़कती रहती थी। कभी पूछती थी कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो, तो आज मुझे और ज़्यादा दर्द मिलता था, इसलिए मैंने पूछना बंद कर दिया। ऐसे ही दर्द सहते सहते 2 महीने निकल गए, पर मेरा दर्द कम नहीं हुआ। साथ भी मुझसे पूछते कि बहू खुशखबरी कब सुना रही हो। अब उनसे क्या बोलूं, कुछ शब्द ही नहीं थे मेरे पास। आज मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में मैंने अपने पति का प्यार एक दिन भी नसीब नहीं हुआ था। हाँ, अपनी इच्छा को ज़रूर पूरी कर देता था, वह भी मेरी इच्छा के बिना। पर भी मना मेरे नसीब में नहीं था। मैं अपना दर्द भी किसी से नहीं बांट सकती थी, क्योंकि माँ पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए थे और एक चाचा चाची थी जिन्हें उन्होंने मुझे पैसों की लालच में उन कसाईयों के पास बेच दिया था। अब मेरा एक और नाम पड़ चुका था, बांझ। एक खूबसूरत नाम अदिति के होते हुए भी अब मुझे नाम को भूल चुके थे, चाहे मेरी जेठानियाँ हो या फिर सबके मुंह पर एक ही नाम था, बांझ। अब तो घर पे मेरे साथ भी परायों जैसा व्यवहार किया जाने लगा था, जैसे मैं कोई अछूत हूँ। एक बार मुझे पता चला कि मेरे पति की एक प्रेमिका थी। शादी के पहले ही मेरी शादी तय होने की वजह से उनकी प्रेमिका ने उन्हें छोड़ दिया था, तो विकास उसका गुस्सा मुझ पर निकालते रहते थे। यह बात खुद विकास के मुंह मुझे बताई थी। अगर मैं कुछ कहती या विरोध करती, उस दिन मेरी हालत उठने की नहीं होती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। मैं खुद को विचार किया कि एक डॉक्टर से चेकअप करवाया जाए। मैं अपना बांझ होने का कलंक मिटा सकती हूँ। इसलिए मैं लेडीज़ डॉक्टर से मिली और उनसे मेरा चेकअप कराने के बाद कहा कि अदिति, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, एक बार अपने पति का चेकअप करवा लो। जब मैं यह बात अपने पति को बताई तो फिर से मेरी सहमति आ गई थी। उसी दिन पहली बार मैं असली दर्द क्या होता है यह जाना था। उन्होंने बेल्ट से मार के मेरे शरीर पर जख्म बना दिए। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पर कोई भी मेरी मदद के लिए तैयार नहीं। मैं उसी मार से बेहोश वहीं ठंडे फर्श पर लेटी और अपने बिस्तर पर रोती रही। इतना आसान दर्द हो रहा था कि खुद आंसू बहे जा रहे थे। रोते रोते दर्द की पीड़ा से बेहोशी सी छा गई थी और मैं वहीं पर सो गई। मेरी नींद सुबह सास के तानों से खुली, तो महारानी सोती ही रहेगी या कुछ काम भी करना है। कहाँ से यह कर्म जली हमारे बेटे के नसीब में आ गई। मैंने हिम्मत करके उठी और नहाकर घर के काम पर लग गई, लेकिन किसी ने भी मुझे रात के बारे में नहीं पूछा। एक बार मेरी बड़ी जेठानी की माँ हमारे घर पर आई थी, तो उन्होंने मेरी सास जानकी देवी के ताल से ताल मिलाया। जानकी देवी, अपनी लड़की की दूसरी शादी करवा दो, उसके भी बच्चे हो जाएं, कि इस भोग को पाल ही रहोगी। मेरी सास भी उनकी बात से सहमत हो गई और अपने लड़के के लिए नई बहू की खोजना शुरू कर दी। मैंने भी अब समझ लिया कि जब मेरे जीवन में सब कुछ खत्म ही हो चुका है, तो मैं यह दर्द क्यों सहूं। मैंने फैसला किया कि अब तो मुझे तलाक ले लेना ही चाहिए। अपने डर को पीछे छोड़कर मैंने तलाक का फैसला कर लिया और इत्तेफाक से उसी रात मेरे पति फिर शराब पीकर आए, तो मैं बिस्तर पर लेटी थी और आते ही उन्होंने मेरी कमर पर लात मारकर मुझे ज़मीन पर गिरा दिया और गाली देकर बोले, मैं यहाँ आया हूँ और तू सोई पड़ी है, जाकर खाना लेकर आ, मुझे भूख लगी है। मैं रसोई में गई और खाना गर्म करके ले आई। खाना तो आज मैंने भी नहीं खाया था, तो 2 थाली हमने लगाया था। बिस्तर पर रखकर मैं वहीं पर बैठ गई। खाने का पहला ही निवाला खाते ही उन्होंने मुंह पर मेरे थूक दिया। मैं थाली उठाकर मेरे ऊपर उछाल दी। ऐसी घटिया खाना बनाती हो, बंद तूने अभी तक खाना नहीं, तेरी माँ ने कभी खाना बनाना नहीं सिखाया। मैंने अपने हाथ बीच में लगाकर खुद पर गर्म खाना गिरने से बचा लिया और हिम्मत से कहा, मैं
बांझ नहीं हूँ। शराब पीकर अब आपने खुद को कमज़ोर कर लिया है और दोष मुझे दे रहे हैं कि मैं बांझ हूँ। इतना सुना था कि वह उठे और अपनी कमर से बेल्ट निकालकर और जैसे ही मेरी तरफ बेल्ट मारने की कोशिश की, मैंने बेल्ट को अपने हाथ से पकड़ लिया और उससे छीन लिया। अब वह बिस्तर से उठे और मेरी तरफ जैसे ही झपटा तो मैंने उन्हें पूरी ताकत से ढकेल दिया और वह जाकर फर्श पर गिर गए। शराब के नशे में ही जैसे तैसे वह उठे और बड़बड़ाते लड़खड़ाते, आज तुझे इस घर से बाहर निकाल के ही रहूँगा। मैं भी पलटकर जवाब दिया, तुम जैसे जानवरों के साथ रहना भी कौन चाहता है। फिर क्या था, उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला और सामने सब तमाशा देखने वाले खड़े थे। मैं भी गुस्से में थी। आज पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी कि आज सारा गुस्सा ही निकाल देना चाहती थी। मैंने देखा कमरे के बाहर मेरी सास, मेरी दोनों जेठानियाँ और दोनों जेठ खड़े थे। मैंने उनको देखते हुए कहा, आ गए तमाशा देखने के लिए, शर्म नहीं आती। अपने नपुंसक बेटे की कमी को छुपाने के लिए मुझे दोष देते हुए और अब किसी दूसरी मासूम लड़की की बलि देने की सोच रही हैं। अपने बेटी की दूसरी शादी करने से पहले उसका अच्छे से इलाज करवाओ, तब तो किसी मासूम लड़की को फंसाना। इतना सुनते ही मेरी सास ने कहा, विकास से ये क्या कह रही है, निकाल अभी के अभी इसे बाहर घर से। मैं भी घर कह दिया कि अब मुझे भी नहीं रहना घर में, खुद ही निकल जाती हूँ यहाँ से। और रात के 11 बजे ही घर से निकल गई। ना कोई पैसा था ना कोई सामान, खाली हाथ, खाली हाथ था, सुनसान रास्ता था। कहाँ जाना, क्या करना है, बस अब उसी जेल से आज़ादी चाहिए थी बस। और नहीं, मैं घर से निकली उस समय रात के 11 बज रहे थे। मुझे कोई होश नहीं था, बस चलती जा रही थी। कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था। मैंने तो आज खाना भी नहीं खाया था, तो भूखे पैर कैसे चलती थी। भूखे के मारे चक्कर भी आ रहे थे, बस चलती जा रही थी। तभी सामने से एक कार मेरे ठीक सामने आकर रुकी। यह लड़की मरना है क्या तुझे, तो ऐसे बीच रास्ते पर चल रही है, ड्राइवर का चिल्लाकर बोलना। मैं जब उसके सामने रखी तो वो देखा तो रोशनी की जैसी आंखों में पड़ी तो मैं वहीं पर गिर गई और बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को एक घर के रूम के बिस्तर पर पाया। आँख खुली तो मेरे सामने एक 50 साल की खूबसूरत औरत बैठी थी, जिनका नाम कल्याणी देवी था। उठ गई बेटी। उस औरत के मुंह से बेटी शब्द सुनकर पता नहीं क्या हुआ था, मेरे आंसू निकल आए और मैं रोने लगी। अरे रोती नहीं, क्यों रो रही हो, यह बताओ कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम इतनी रात को ऐसे बीच सड़क पर क्या कर रही थी। मैं बस हैरानी से उसी रूम और उसी औरत को देखे जा रही थी। मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी जिसमें रात के 2 बज रहे थे, मतलब कि मैं यहाँ पर 3 घंटे से बेहोश पड़ी थी। जब उसने देखा कि मैं कुछ बोल नहीं रही तो वह खुद ही बोली, मैं भी ना कैसी पागल औरत हूँ। पहले तो यह बताओ, कुछ खाओगी। मुझे भूख तो ज़ोरों से लगी थी, तो मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। वह बाहर निकली और 5 मिनट बाद फिर रूम के अंदर आ गई। उसके हाथ में एक प्लेट में नमकीन और कुछ बिस्किट थे और केक थे। अंदर आते ही बोली, इतनी रात हो गई है, खाना तो कुछ बचा नहीं है, अभी के लिए यही खा लो। मैं जल्दी से पूरी प्लेट ख़त्म कर दी, बिना सर को उठाए हुए। जब मैं खा लिया और नज़र ऊपर की और औरत मुझे ही देखे जा रही थी और मुस्कुराए जा रही थी। मैंने भी शर्मिंदगी से कहा, हाँ आंटी जी, आप आज मैंने खाना नहीं खाया था तो भूख बहुत लगी थी। औरत ने कहा, और खाना है? नहीं आंटी जी। अच्छा अब बताओ कहाँ से आई हो और तुम्हारे पति कहाँ हैं? उस औरत ने सवाल किया। आंटी जी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, कहकर मैं चुप हो गई। अच्छा आराम करो, कल बात करते हैं। वह औरत रूम से बाहर निकल गई। मेरी आंखों में नींद आ गई थी। मैं तो जो कल हुआ तो और आगे क्या होगा उसके बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते सुबह के 5 बज गए।
मेरी आंखें भी नींद से भर आई थी और मैं सो गई। मुझे किसी ने डिस्टर्ब भी नहीं किया और मैं दोपहर के 12 बजे उठी। पिछले 8 सालों से मैं पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं 12 बजे तक सोई थी। जल्दी से उठकर मुंह हाथ धोकर मैं उसे रूम से बाहर आई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे तो होश उड़ गए थे। वह कोई छोटा मोटा घर नहीं था, वह तो कोई आलीशान महल लग रहा था। इतना खूबसूरत महल, पहली बार जैसा घर मैं अपने जीवन में पहली बार देखा था। नीचे बड़ा सा हॉल, उस पर पड़े 2 साइड सोफे और बीच में डाइनिंग टेबल। हॉल की दूसरी ओर साइड में ऐसे ही सोफे के सेट और उसके सामने एक डाइनिंग टेबल था। एक साइड किचन बना था और उसके बगल में ऊपर जाने के लिए रिवाइलिंग सीढ़ी बनी हुई थी। नीचे 3 कमरे बने हुए थे। ऊपर जाने का तो मौका ही नहीं मिला था, तो पता नहीं ऊपर क्या था। सामने सोफे पर वही औरत बैठी थी। उसके हाथ एक 3 साल की बच्ची भी थी। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, उस औरत ने मुझे बताया, इधर आ जाओ बेटी। पता नहीं मुझे उसके मुंह से बेटी सुनना इतना अच्छा लगा कि यह शब्द तो जैसे ही मैं भूल ही चुकी थी। इस घर में आने के बाद मुझे 3 ऐसे कारण मिले जिसे मुझ पर इस घर में रहने के लिए लालची बना दी। एक तो मैं देर तक सोती रही, मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। दूसरा, यह घर नहीं था। और तीसरा, उस औरत का मुझे इतनी प्यार से बेटी बुलाना। मैं उसके पास जाकर बैठी तो उन्होंने सबसे पहले किचन की तरफ आवाज़ लगाई, बिमला चाय लेकर आना। दादी या आंटी कौन है? उस बच्ची ने उस औरत से पूछा। बेटा यह आंटी है, इस घर में मेहमान है। चाय पीने के बाद मैंने कहा, अच्छा आंटी जी मैं चलती हूँ, मुझे काम की तलाश भी करना है। उस औरत ने मुझे एक पल देखा और पूछा, क्या तुम अपने घर से भाग कर आई हो? मैंने कहा, नहीं आंटी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? उन्होंने मुझे मेरे शरीर पर बेल्ट के निशान देखे तो पूछा, फिर यह तुम्हारे शरीर पर हर जगह जख्म या घाव और निशान कैसे पड़े? मैं उसकी बात को काटते हुए पूछा, सुरभि की माँ नज़र नहीं आ रही है। सुरभि की माँ को गुजरे हुए 2 साल हो गए थे। सुरभि जब 1 साल की थी तो आराध्या की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से सुरभि को मैंने ही पाला पोसा है। कहती उन्होंने फिर वही प्रश्न दोहराया। मैं उनकी तरफ देखते हुए एकदम से उनके घुटनों पर अपना मुंह झुकाकर रोने लगी। बताओ बेटी क्या हुआ था? उन्होंने बड़े प्यार से पूछा। फिर मैं भी हिम्मत नहीं कर पाई कुछ भी बताने की। उन्होंने फिर मेरे सिर पर हाथ रखकर बड़े प्यार से पूछा, क्या अपनी माँ को भी नहीं बताओगी? अब मेरे सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि मेरे दुख बांटने वाला आज तक कोई भी नहीं था। तो किसको बताती? मैंने शुरू से अंत तक अपने पूरे जीवन की किताब उनके सामने खोलकर रख दी थी। मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद आंटी को तो मानो यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतना भी जालिम कैसे हो सकता है। मेरी बात खत्म हुई तो होते ही मैंने कहा, अब मुझे निकलना चाहिए आंटी जी। उसी औरत ने मुझे प्यार से बैठाया और कहा, देखो बेटी, क्या तुम सुरभि को देखभाल कर सकती हो? भगवान भी कैसे कैसे जुल्म करता है। इस मासूम को माँ का प्यार नहीं नसीब हुआ। मैं भी तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। वैसे भी अंदर तो लालच आ गई थी। इस घर में रहना मुझे ठीक लगता था। आंटी जी, मैं आज से सुरभि का पूरा ध्यान रखूंगी। मैं सुरभि को अपने पास बुलाया। सुरभि बेटा इधर आना। सुरभि मेरे पास आई। बेटा मुझसे दोस्ती करोगे? सुरभि भी खुशी खुशी मेरे बगल में आकर बैठ गई और हमारी अच्छी पटने लगी थी। फिर दोपहर का खाना खिलाकर मैं सुरभि को उसके रूम में ले गई और सुला दिया। शाम को भी सुरभि को उठकर दूध दिया और मेरे साथ ही खेलती रही। रात को सुरभि को खाना भी खिलाया और सुला दिया। और मैं भी दूसरे दिन सुबह से अपने टाइम पर 6 बजे उठी। नहाने के बाद मैं फिर वही कपड़े पहन लिया, क्योंकि कपड़े तो थे नहीं मेरे पास। फिर बाहर आकर मैंने देखा कि पूरा घर खाली था। कोई भी नहीं था कि पूरा घर
खाली था। आखिर कहाँ गए ये सब लोग? नीचे हॉल में मैं किचन में गई और सामान ढूंढने लगी। फिर मैं अपने लिए चाय बना रही थी। बिमला काकी मेरे लिए एक मस्त कॉफ़ी बना के लाई थी। चाय बना दो, बहुत थक गया हूँ। बाहर से किसी ने आवाज़ आई तो मैं मुड़कर देखा। एक 30-32 साल का लंबा चौड़ा आदमी काले रंग का सूट और काली रंग की पैंट पहने सोफे के पास खड़ा था। मैंने जो चाय बनाई थी जाकर उसको पकड़ा दी। वह आदमी मुझे एक ही टक पूरे घूरे जा रहा था। तुम कौन हो और बिमला का कि कहाँ है? उसके इस सवाल से तो मैं डर गई थी। तो इतनी सुबह सुबह वह ऐसे घर के अंदर आया था? और फिर उसका यह सवाल। मैंने हिम्मत के साथ कहा कि मैं सुरभि को देखभाल करने के लिए यहाँ आई हूँ। मगर आप कौन हैं? मेरे ही घर में खड़े होकर मुझसे ही सवाल, इतनी हिम्मत हो गई है तुम्हारे अंदर? मैं सुरभि का पापा हूँ। मैं आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, मुझे क्या पता था आप सुरभि के पापा हैं। मैं तो यहाँ कल ही आई हूँ और इतनी सुबह सुबह कोई ऐसे घर में घुस आएगा तो पूछना तो पड़ता है। अच्छा ठीक है, यह बताओ कहाँ से आई हो और पहले कभी तुमने बच्चे पाले हैं? मैंने नाम जवाब दिया और तो उनको और गुस्सा आ गया। किसने रखा है तुमको, बताओ? वह आंटी जी ने। मैं भी डरते डरते कहा, या माँ भी ना बिल्कुल पागल हो गई है। मैं भी उदास होकर वहाँ चुपचाप खड़ी थी। तो फिर उन्होंने गुस्से से कहा कि अब क्या कर रही हो, सिर पर ही खड़ी रहोगी? जाओ अपना काम करो। मैं उदासी किचन में ही एक टेबल पर बैठ गई। मेरे बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। थोड़ी देर में आंटी की आवाज़ मेरे कानों पे पड़ी, अदिति उठ गई हो तो सुरभि को भी उठा दो। मैं किचन से बाहर निकली और देखा तब तक सुरभि के पापा जा चुके थे। मैं सुरभि को उठाई और तैयार करके नीचे लेकर आ गई। मेरे चेहरे पर उदासी देखकर आंटी ने पूछा कि क्या हुआ। मैंने उसको सुबह वाली पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर आंटी ने कहा कि मेरा बेटा आराध्या के जाने के बाद थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। वह उसे बहुत प्यार करता था, बस कोई उसके चेहरे की वह मुस्कान वापस ला दे तो बहुत ही एहसान होगा। उसके बाद ये मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। बहुत उदास रहता है मेरा बच्चा, मैं पूरा दिन उसके ही बारे में सोचती रहती हूँ। सुरभि ने भी मेरा उदास चेहरा देखा तो वह पूछा, आपको क्या हुआ है आंटी? मैंने कुछ नहीं कहा तो दादी ने उसको बता दी कि आज आपके पापा ने आंटी को डांट दिया। रात को सुरभि के पापा जब घर आए तो सुरभि मेरी गोद में बैठी थी। आते ही उन्होंने सुरभि को बुलाया। मेरा बच्चा आज पापा के पास नहीं आएगा। आज सुरभि ने अपने पापा को देखकर कहा, आप गंदे हो, आपने आंटी को आज क्यों डांटा? सुरभि मेरी तरफ होकर बैठ गई। मैंने उसको समझाया, बेटा यह आपके पापा हैं और पापा को कभी ऐसे नहीं कहते, गंदी बात है। चलो पापा को सॉरी बोलो। और सुरभि ने फिर अपने पापा को सॉरी बोला। सुरभि के पापा ने भी मुझे ही घूरे जा रहे थे। मैं जल्दी से सुरभि को उठाई और उसके रूम में चली गई सुलाने के लिए। सुरभि को सुलाने के बाद मैं नीचे आ गई तो फिर भी आकाश जी नीचे ही बैठे हुए थे। वही सोफे पर बैठे हुए मुझे ही घूरे जा रहे थे। मैं उनसे नज़रें बचाकर जाने लगी तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, मतलब अब तुम मेरी बच्ची को मेरे खिलाफ करके मुझसे अलग करना चाहती हो? मैं तुम जैसों को अच्छे से जानता हूँ। बच्चा गिरोह की तुम आई हो। अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। नहीं तो चली जाओ इस घर से अभी की अभी। मैं भी रोने लगी। वह किस्मत पहले ही बंद, फिर तलाक, पहले बांझ, फिर तलाक और फिर बच्चा गिरोह, और कितने कलंक लगने बाकी हैं मेरी ज़िंदगी में। मैंने आंखों में किसी की तरह आंसू छुपाकर कहा, साहब जी पुलिस को फ़ोन मत करना, मैं अभी चली जाती हूँ इस घर में। मैं वहीं से दरवाजे की ओर चली गई, फिर बाहर निकल गई। सभी मर्द एक जैसे होते हैं। मैं घर से निकल तो गई थी, मेरे सामने फिर वही समस्या थी कि अब मैं किस तरफ जाऊँ।
2 दिन की खुशियाँ मेरे नसीब में आई थी। इन 8 सालों में सब मर्द एक जैसे ही होते हैं, निर्दयी, जालिम। उनको किसी भी औरत की कोई परवाह नहीं होती, भावनाओं की कोई चिंता नहीं होती है। जैसा मेरा पति था वैसे ही आकाश जी भी निकले। मैं सोचती हुई जा रही थी कि तभी मैंने देखा कि सामने 2 एक लड़के को मार रहे थे और उसके हाथ से कुछ छीन रहे थे। वह लड़का उनसे मुकाबला कर रहा था, पर उसके तरफ 2 लड़के थे, तो वो लड़का कमज़ोर पड़ते जा रहा था, फिर भी मुकाबला जारी रखा। अचानक उनमें से एक लड़के ने अपनी जेब से चाकू निकाला और उसके लड़के के पेट में चाकू मार दिया और उसका मोबाइल छीनकर भागने लगा। वह अकेला लड़का वहीं पर गिर गया और उसको अब होश भी नहीं आया था। कुछ भी नहीं, मैं भाग कर गई और उसको उठाया और आसपास नज़र दौड़ाई तो कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा था। रात के तकरीबन 10 बज गए थे। रोड भी खाली था, पर कुछ तो करना ही था। यह सोचकर उस लड़के को अकेले ही घसीटते हुए ले जाने लगी। तभी वहाँ से 2 आदमी निकल कर जा रहे थे, तो मैंने उनसे गुहार लगाई, मदद मांगी, लड़की के सामने अस्पताल तक पहुंचा दिया। उन दोनों में से लड़कों को अस्पताल तक पहुंचा और जल्दी से निकल गई। अस्पताल में डॉक्टर ने इलाज चालू किया और पूछा, यह आपके कौन हैं? तो तब मैं क्या बोलती कि यह कौन है। मुझे तो कुछ ही समझ नहीं आया कि क्या बोलूं मैं। फिर साफ साफ बता दिया कि यह मुझे सामने ही की सड़क पर बेहोश मिले थे, तो मैं इन्हें लेकर यहाँ तक आ गई हूँ। डॉक्टर ने उसका इलाज चालू किया और उसके पर्स में उसका विजिटिंग कार्ड निकाल कर उस पर लिखे फ़ोन नंबर पर फ़ोन किया और उसके घर वालों को वहाँ बुलाया। वह हॉस्पिटल कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, वह तो एक छोटे से घर पर बना ही था। एक नर्सिंग होम था जिसमें 3 कमरे थे मरीजों के लिए, पर फिर भी वह सर्व सुविधा संयुक्त हॉस्पिटल थी। रात 4 बजे कोई उसे अस्पताल में चिल्लाते हुए पहुंचा, डॉक्टर डॉक्टर, कोई है क्या? उसकी आवाज़ हम पर अस्पताल के पास ही आ रही थी कि अंदर गूंजी। मैं उठी और लड़के के पास गई। उसके पास ही मैं बैठी और सुबह बाहर से आई हुई आवाज़ को सुन सकती थी। डॉक्टर ने जैसे ही वह आवाज़ सुनी, डॉक्टर उसे आवाज़ की तरफ गए। ओह यस मिस्टर बहादुर जी, आ गए आप। डॉक्टर, मेरा भाई किधर है? उसको क्या हुआ? उसकी आवाज़ में भारीपन और चिंता थी। मैं समझ गई कि यह जो कोई भी है उस लड़के का भाई है। डॉक्टर ने बताया कि अब आपका भाई ठीक है और उसे कमरे में है। तुरंत मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला और वह शख्स अंदर आ गया। छोटे, क्या हुआ तुझे और किसने क्या किया? यह सब बोलते हुए उसकी नज़र मेरी ओर आई तो मेरी सांस ही रुक गई। मैं उसके कमरे से बाहर जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसने आवाज़ लगाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको मैंने कहा था ना मेरे घर परिवार से दूर रहने के लिए, तो तुमको सुनाई नहीं देता क्या? बुलाऊं क्या अभी पुलिस को? मैं इतना ही सुनी और वहाँ से निकलकर उसके सामने ही जाके मैंने अस्पताल के बाहर आ गई। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? रात के 4 बज रहे थे। मुझे तो कुछ नहीं पता था। मैं अब 2 घंटे हॉस्पिटल के बाहर साइड में एक बेंच पर ही रुकने का विचार किया। सुबह उजाला हो जाएगा तो कुछ दिमाग लगा सकते हैं कि कहाँ जाना है। मैं उस बेंच पर आकर आराम से बैठ गई कि बैठे ही नींद में चली गई। अस्पताल के अंदर जब उसे लड़की के रूम में गए तो उन्होंने पूछा कि मिस्टर आकाश पर लड़की कहाँ गई जो इन्हें यहाँ लाई थी? क्या लड़की मेरे भाई को यहाँ लाई थी? डॉक्टर आकाश जी चौंकते हुए पूछा। डॉक्टर ने जवाब दिया, यस मिस्टर। अगर ये स्टोरी का सेकंड भाग आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, हम सेकंड भाग आपको नेक्स्ट स्टोरी में ला के देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।